हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने टॉपिक रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। तो ये हमारा सब्जेक्ट चल रहा था फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर और ये हमारी उसकी यूनिट 5 है। और ये वीडियो हमारी वन वीडियो शॉर्ट है, मतलब इस एक ही वीडियो में इस पूरी यूनिट को कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। अब देखो, वीडियो हमारी एक ही है तो ऑब्वियसली बात है कि वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लेंदी, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका टाइमिंग वगैरह दे देंगे जिससे आपको यहाँ सारा कुछ जो है देखने में आसानी हो जाएगी। बाकी थोड़ा सा इंट्रो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो पूरे मतलब यूनिट 5 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज देखा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, पहले आता है रेडियो फार्मास्यूटिकल को डिफाइन करो या इसका इंट्रो बताओ कि एक्चुअल में होते क्या है। इसके बाद इसमें हमारा क्वेश्चन कई बार बन जाता है मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी के ऊपर, जिसके बारे में पढ़ेंगे। और शॉर्ट में हमारी आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर बनता है कि डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड राइट द प्रिकॉशन ऑफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि जो सब्सटेंस होते हैं उनका स्टोरेज कैसे करेंगे और उनको हैंडल कैसे करेंगे, तो उस दौरान प्रिकॉशंस कौन से लेने पड़ेंगे, वो वाला क्वेश्चन हमारा बन के आ जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मिल जाएगा। तो सारा को यहाँ पे कवर है, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीटली देखना है। बाकी जो प्रीवियस हमारी यूनिट वगैरह है उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, जाके आप सारा को चेकआउट कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट carewellpharma.in पर जाओ, वहाँ पे फ्री में PDF नोट डाउनलोड कर लो और इसके भी PDF बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएंगी। तो अब अगर बात करें हम अपने मेन टॉपिक रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, तो पहले हम क्या है इस वर्ड को समझते हैं। अब देखो, ये जो हमारा वर्ड है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक हमारा आता है रेडियो और दूसरा हमारा आता है फार्मास्यूटिकल। तो देखो, फार्मास्यूटिकल्स का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ कोई ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे फार्मेसी में या हमारे मेडिकल फील्ड में काम आ रहा है, ठीक है। अब रेडियो का मतलब क्या है, यहाँ पे होता है रेडियो एक्टिव कुछ हमारे सब्सटेंस होते हैं। यानी कि पूरे वर्ड का मतलब सिंपल इतना निकल के आ रहा है कि कुछ हमारे ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो हमारे किसी ना किसी तरीके से मेडिकल फील्ड में या हमारी बॉडी में या फार्मेसी फील्ड में हमारे काम आ रहे होते हैं, और उन्हीं के बारे में हमको स्टडी करनी होती है इस रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में। अब थोड़ा बहुत डिटेल्स में आप जैसे जैसे आगे जाओगे ना, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। अभी थोड़ा बस इतना समझ लो कि हमारी बॉडी में काम आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे हमारी एक्सरेज है, तो एक्सरे के बारे में आप लोग जानते होगे भाई, हाथ का स्कैन कराते हैं हम, चेस्ट वगैरह कराते हैं, तो ये देखता है कि कोई सी हड्डी वगैरह हमारी टूटी तो नहीं है। तो जो एक्सरे एक्चुअल में वो हमारी एक रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है, क्योंकि एक्सरे हमारी वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में डायग्नोस करने में, यानी कि कोई हड्डी वगैरह टूटी नहीं है उसमें हमारी काम आ रही है। तो इसी तरह के जो हमारे सब्सटेंस होते हैं उन्हीं के बारे में हम स्टडी करते हैं इस पूरी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में। अब इसमें और थोड़ा डीप चलते हैं कि एक्चुअल में ये रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हमारे होते क्या हैं। तो आप लोग एलिमेंट्स के बारे में जानते होंगे। अब एलिमेंट क्या भाई, नॉर्मली वही जो हमारे हाइड्रोजन हो गए, हीलियम हो गए, कार्बन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में होते हैं। और ये एलिमेंट से मिलकर ही हमारे कंपाउंड बने होते हैं जो हमारे आस पड़ोस की दुनिया में फैले हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम मिला दो और यहाँ ऑक्सीजन का 1 मिला दो, तो हमारा H2O बन जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, पानी, जो नॉर्मली आप लोग पीते वगैरह हो, तो ये पानी हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुआ, नॉर्मल एटम या फिर एलिमेंट, और इन्हीं से मिलकर हमारे कंपाउंड बनते हैं। अब देखो, यहाँ पे इनके बारे में थोड़ी और बात जानो कि ये जो हमारे एटम है, जैसे मान लो ये, चलो मैं कार्बन ले लेता हूँ, तो हर एक एटम का अपना एक होता है एटॉमिक नंबर, जो पीरियोडिक टेबल में जिस नंबर पे होता है उसको एटॉमिक नंबर बोल देते हैं, जो उसकी एक पहचान हो जाती है। जैसे 6 नंबर पे हमारा कार्बन है इस तरह से, 8 नंबर पे हमारा ऑक्सीजन है इस तरह से। अब इनके अलावा इनके पास होता है एक एटॉमिक मास, यानी कि हर एक एलिमेंट का खुद का कुछ ना कुछ वजन होता है, और इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। अब ये जो हमारा एटॉमिक मास है, ये किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इनके न्यूक्लियस पे। यानी कि जैसे हमारे सेल आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो सेल का एक अंदर का न्यूक्लियस होता है, इसी तरह जो हमारे एटम है इनका एक न्यूक्लियस होता है, और इसके अंदर हमारे भरे होते हैं कुछ प्रोटॉन जो हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, और कुछ हमारे भरे होते हैं न्यूट्रॉन जो हमारे मतलब न्यूट्रल होते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, और कुछ हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन जो हमारे नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लो ये हमारा कार्बन है, तो इसमें हमारा जो इसका एक्चुअल अमाउंट है उसमें 12 मतलब इसका एटॉमिक मास है और 6 एटॉमिक नंबर है। तो ये हमारे एक स्टेबल कंपाउंड है, यानी कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन कई केस में क्या हो जाता है कि इनका एटॉमिक मास हमारा बढ़ जाता है, और जब ऐसा हो जाता है तो ये एलिमेंट हमारे हो जाते हैं अनस्टेबल, और उन्हीं अनस्टेबल कंपाउंड्स को हम यहाँ पर रेडियो एक्टिव बोलते हैं। अब इस पूरे फंडे को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझो कि मान लो यहाँ पे एक लड़का है और वो खाना खाने नॉर्मली आया। अब देखो, उसकी डाइट क्या है कि वो शाम को 4 रोटियां खाता है अपने सब्जी के साथ और नॉर्मली सो जाता है। लेकिन क्या हुआ, उस दिन एकदम भर मान की मज़ेदार, मान लो कोई भाई सब्जी बन गई, उनकी फेवरेट बन गई, पनीर बन गया या मान लो कोई और सब्जी, तो उसने वहाँ पे 4 की जगह 5-6 रोटियाँ खा ली और थोड़े से चावल भी खा लिए। अब उसकी नॉर्मल डाइट आपकी क्या है, 4 रोटियाँ थी नॉर्मल शाम के लिए, लेकिन उसने वहाँ पर 6 रोटियाँ खा ली और साथ में कुछ चावल भी खा लिए। तो अब इससे क्या होगा कि वो बंदे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा और ऐसा लगेगा कि भाई गले
तक भरा हुआ है खाना एकदम। और एकदम कई बार होता है ना, आप लोगों ने फील किया होगा जब ज़्यादा खाना खा लेते हो एकदम चैन नहीं पड़ता, तो उस मोमेंट पे क्या करते हो आप, बहुत जल्दी जल्दी या तो मूवमेंट करोगे या जाओगे, या फिर अगर ज़्यादा ही खा लिया तो वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है। यानी कि बस आपका एक ही टारगेट होता है कि कैसे भी जो आपने खाना किया या तो वो डाइजेस्ट हो जाए, यानी कि आपका नीचे पहुंच जाए, पेट में पहुंच के अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, यानी कि वो आपके गले और पेट वगैरह में ना भरा रहे, या फिर वो कैसे भी आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए, यानी कि एग्जिट हो जाए। और जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होती आपको चैन नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मान लो आपने 4 रोटियां नॉर्मल खाई तो वो एक स्टेबल कंडीशन है, आप लोग खुश हो अच्छे हो। लेकिन वहीं अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया और आपके पास ज़्यादा है तो वो एक अनस्टेबल कंडीशन है। और उस अनस्टेबल कंडीशन में आप क्या कर रहे हो कि आप यहाँ पे या तो इसको बाहर निकालना चाहते हो या इसको डाइजेस्ट करके कैसे भी पाचन करना चाहते हो, यानी कि कुछ भी करके बस उसको फ्री करना चाहते हो अपनी बॉडी से। तो ये हमारी अनस्टेबल कंडीशन है। यही कुछ फंडा हमारा काम आता है इस वाले केस में, यानी कि मान लो ये कार्बन वगैरह है, तो अगर इसमें किसी भी रीजन से ज़्यादा एटॉमिक मास हो जाता है, यानी कि यहाँ पे मान लो न्यूट्रॉन की संख्या हमारी जब ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये हमारा एलिमेंट हो जाता है अनस्टेबल। और अनस्टेबल होने की वजह से अब ये क्या करता है, ये अपने अंदर से इनकी जो रेडिएशंस है उनको एमिट करेगा, यानी कि जो एक्स्ट्रा मात्रा में हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो भर गया था उसको अपने मतलब बाहर निकालता है। और ये जो बाहर निकालता है उस वाले टर्म को हम एमिटेड बोलते हैं या फिर एमिशन बोलते हैं, यानी कि जो प्रोसेस है जिसमें ये अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहा है, तो ये फंडे को हम बोलते हैं एमिशन। और ये पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पर बोल देते हैं रेडियो एक्टिविटी। यानी कि रेडियो एक्टिविटी एक्चुअल में एक सिंपल था वो फंडा है जिसमें कोई भी हमारा एलिमेंट है जिसके पास ज़्यादा मात्रा में एटॉमिक मास है या जिसमें हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर नहीं है, वो सब्सटेंस हमारा अनस्टेबल होता है। और वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है, अपने अंदर से कुछ रेस को, इसको हम क्या बोलते हैं, जिस चीज़ को जो बाहर निकालता है उनको रेस बोलते हैं या फिर रेडिएशन बोल देते हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा। तो या तो ये रेस को या फिर रेडिएशन को अपने अंदर से बाहर निकालता है जिससे ये खुद को थोड़ा सा स्टेबल बना पाए। और उन्हीं रेस और रेडिएशन को हम यहाँ पे मतलब अल्फा बीटा गामा बोल देते हैं, जो रेज इसको हम पढ़ने वाले हैं। और इस पूरे फंडे को हम रेडियो एक्टिविटी बोल देते हैं। और ये जो हमारे सब्सटेंस है इसको हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोल देते हैं। या इन्हीं को, अगर ये सब्सटेंस मान लो हमारे किसी तरह से काम आते हैं तो इन्हीं को हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बोल देते हैं। बाकी अगर इनके अंदर की कहानी समझी जाए तो जो एटॉमिक मास है ये हमारा डिपेंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अमाउंट पे। तो इसमें जैसे मान लो कार्बन का उठा लें तो इसमें एटॉमिक नंबर 6 ही होगा और इसका एटॉमिक मास मान लो 12 है। तो इस केस में क्या है कि मान लो इसमें 6 प्रोटॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो इसको न्यूट्रल करते हैं, यानी कि कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ये इसके मास को डिफाइन करते हैं। 6 6 12 इसका मास होता है। लेकिन अब कई केस में जैसे मान लो कार्बन 13 है तो उसमें ये न्यूट्रॉन हमारे होते हैं 7 और इसकी वजह से 6 और 7 हमारे हो जाते हैं 13। तो इसको हम बोल देते हैं कार्बन 13। और इस केस में मान लो 8 होते हैं हमारे न्यूट्रॉन, तो 8 और 6 हमारे हो जाते हैं 14, तो इसको हम बोलते हैं कार्बन 14। और ये कार्बन 14 हमारा एक अनस्टेबल कंपाउंड है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, क्योंकि ये अपने आप को निकालने के लिए क्या करता है, एनर्जी रेडिएशन को निकालता है और उन्हीं को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, और ये हमारे बीटा वाली रेज को निकालता है जो आप आगे यहाँ पे पढ़ने वाले हो। तो आई होप आपको पूरा का पूरा फंडा इस रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन का समझ आ गया होगा। बस जब भी समझ रहा है एक कहानी याद रखना कि यहाँ पे कोई एक बंदा था जिसने ज़्यादा खाना खा लिया और वो बेचैन हो गया, अनस्टेबल हो गया, और उस खाने को या तो वो बाहर निकालना चाहता है या डाइजेस्ट करना चाहता है, मतलब कैसे भी रेज निकालेगा अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। तो ये बंदा हमारा एक्चुअल में एक रेडियो एक्टिव हो जाएगा जो खुद को स्टेबल करने के लिए रेस को, रेडिएशन को बाहर निकाल रहा है। तो अब अगर इसके बारे में पढ़ें तो दीज आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस विच आर यूज थेरापेटिकली फॉर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस। यानी कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हमारे वो सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में या तो ट्रीटमेंट या फिर कुछ डायग्नोस करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखा जाए तो जैसे हमारी एक्सरेज हैं तो ये हमारी बॉडी में जाती हैं, तो ये क्या करती हैं, जैसे कोई भी हमारे जो बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं, उनको क्रॉस नहीं कर पाती, बाकी सबको क्रॉस कर जाती हैं। तो इस वजह से हमारी एक्सरे की इस तरह की मतलब हड्डियों की पूरी की पूरी इमेज बन जाती है, एग्जाम्पल हो गया। और ये हमारी मेनली जो सेल ग्रोथ होती है किसी भी चीज़ में हमारे काम आती है। इसके बाद अगर ट्रीटमेंट में बात की जाए तो आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा रेडियोथेरेपी, यानी कि जो जिसके बंदे को मान लो कैंसर हो जाता है तो उस कैंसर के टाइम पे जो अबनॉर्मल सेल्स हैं उनको मारने के लिए ये वाली थेरेपी यूज़ की जाती है, जिसमें ये रेडिएशन उस सेल को जाके मार देते हैं। पर ये डेंजर इसलिए होता है क्योंकि खुद के जो अच्छे वाले सेल हैं वो भी कई बार डैमेज हो जाते हैं। तो ये काम भी हमारा रेडियो फार्मास्यूटिकल्स करते हैं। बाकी रेडियो एक्टिविटी हमारा एक पूरा फंडा है, फिनोमेना है, जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या करते हैं, या इनको हम रेडियो आइसोटोप बोलते हैं, जो अनस्टेबल होते हैं वो अपने आप से क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन या फिर डिके। अब इसी को फंडे को मैंने एमिशन बोलता है, यानी कि डिके यानी कि अपने आप को घटाना या अपने आप को डिकम्पोजिशन यानी कि कम करना। और कैसे करते हैं वो, या तो किसी रेडिएशन को या फिर रेस को बाहर निकालते हैं अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। अब ये जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर से ये एमिट करते हैं बाद में। बाकी यहाँ पर मोस्ट कॉमन हमारे 3 है, अल्फा बीटा और गामा रेज। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे बात करेंगे।
बाकी एक टर्म और याद कर लो, उसका नाम है रेडियो फार्मेसी, यानी कि जो हमारी पूरी फार्मेसी या फिर वो ब्रांच जिसमें हम इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं उसको हम रेडियो फार्मेसी बोल देते हैं। तो अब हम यहाँ मेन बात करते हैं उन रेडिएशंस के बारे में जो हमारे ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये मतलब सिंपल हमारे वो सब्सटेंस जो है वो क्या करते हैं, किसी मीडियम का सहारा चाहिए। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, चाहे वो लाइट हो चाहे आवाज़ हो कुछ भी हो, एक मीडियम चाहिए। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई मीडियम नहीं है, यहाँ पे एयर है, जो हवा है वो एक मीडियम की तरह काम कर रही है। वही फंडा यहाँ पे करता है कि जो हमारे रेडिएशंस हैं इनको भी कहीं ना कहीं एक मीडियम चाहिए होता है, और ऐसे और हमारे सब्सटेंस है जो इन रेस को एब्जॉर्व करते हैं, यानी कि अपने पास खींच लेते हैं। तो इसी को टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक पूरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, जो पहले किया हुआ है मैं बस आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे लगाई गई एक फोटोग्राफिक प्लेट्स और यहाँ पे रखा गया हमारे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, जो हमारे रेडिएशन को एमिट करता है। तो तब यहाँ पे मतलब ये सब्सटेंस हमारा रखा गया तो ये क्या करता है, रेडिएशन वो करेगा, और हमने यहाँ पे लगाई फोटोग्राफिक प्लेट तो वो क्या करते हैं, इनको एब्जॉर्व करती है। तो जब हमने यहाँ पे देखा कि भाई कुछ चीज़ यहाँ पे एब्जॉर्व हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये वाला सब्सटेंस हमारा रेडियो एक्टिव है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रेडिएशन को एमिट कर रहा है। अगर यहाँ पे ये रेडिएशन को एमिट नहीं करता तो भाई सिंपल सा फंडा है, ये हमारा रेडियो एक्टिव नहीं है, यानी कि ये एमिट नहीं कर रहा। तो ये हमने यहाँ पे पता लगा लिया। लेकिन अब हमको पता लगाना था कि कौन सा अल्फा है, कौन सा बीटा है, कौन सा गामा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रोड लगा लिए, एक इधर लगाया जो हमारा नेगेटिव चार्ज वाला था, और एक इधर हमने लगाया वो था हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला। और जब हमने ऐसे लगाया और फिर से हमने यहाँ पर रेडियो एक्टिव वाला सब्सटेंस डाला तो ये हमारा कुछ इस तरह ऊपर गया, और यहाँ पे ऊपर जाने के बाद कुछ सब्सटेंस हमारे इधर मुड़ गए, रेज हमारी, कुछ रेडिएशन हमारी इधर मुड़ गई और कुछ हमारी सीधी चली गई। तो जो हमारी इधर मुड़ी यानी कि नेगेटिव की तरफ, उन रेज को हमने बोला अल्फा रेज, क्योंकि अल्फा रेज हमारी होती है पॉजिटिव चार्ज वाली, और इधर हमारा नेगेटिव चार्ज था तो जो नेगेटिव की तरफ मुड़ी वो हमारी पॉजिटिव, और पॉजिटिव हमारी होती है अल्फा रेज। जो हमारी इधर मुड़ गई इनको हमने नाम दिया बीटा रेज, और बीटा रेज हमारी नेगेटिव चार्ज वाली होती हैं, तो जो इधर चली गई पॉजिटिव के पास उनको हमने बीटा नाम दे दिया। और कुछ हमारी ऐसी तो जो स्ट्रॉन्ग यानी कि सीधे चली गई, तो जो हमारी रेज सीधे चली गई फोटोग्राफ प्लेट पर डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो गई, उनको हमने नाम दिया गामा, क्योंकि ये हमारी थी न्यूट्रल, इनके ऊपर कोई भी चार्ज हमारा नहीं था। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही सिंपल तरीके से हमने अल्फा बीटा और गामा रेज के बारे में पता लगा लिया। आप चाहो तो एग्जाम में ये वाला मेथड पूरा लिख के आ सकते हो, अगर अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज के बारे में क्वेश्चन आता है ये पूरा लिख के आता है, आपको तीनों के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल था। अब हमें बस क्या करना है, थोड़ी थोड़ी इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, अल्फा बीटा गामा, और कई केस में आपके सेक्शनल वगैरह में भी देखा होगा इनके डिफरेंस के रूप में पूछ लेते हैं कि अल्फा बीटा और गामा का डिफरेंस वगैरह बताओ। तो पहले अगर बात करें हम अल्फा रेस के बारे में तो इनको इस तरह यानी कि अल्फा रेस से डिनोट करते हैं, और ये अल्फा रेस हमारी पॉजिटिवली चार्ज होती हैं जो मैंने आपको बता दिया, और इन पे 2 यूनिट का चार्ज होता है, यानी कि अगर कोई सब्सटेंस में बोलूँ अल्फा है तो इस तरह का 2 पॉजिटिव वाला इस पे जो है चार्ज देखने को मिलता है। ये हमारे बहुत हैवी होते हैं यानी कि वजनदार होते हैं, और इसी वजह से इनकी लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है। अब इसका मतलब क्या है, आप अगर यहाँ भी अनुमान लगाओगे तो देखो यहाँ गए और बहुत जल्दी ये मुड़ गया, ये इसके जितना ऊपर नहीं गया और ये तो पूरा सीधा ही गया, तो इसकी एक पेनिट्रेटिंग पावर, यानी कि मान लो अगर इसको हम अपनी बॉडी पे डालते हैं तो ये मैक्सिमम आधा 1 सेंटीमीटर तक ही हमारी बॉडी को पेनिट्रेट यानी कि पार कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से ये हमारा जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस होती हैं उनमें ज़्यादा कामगार नहीं होता है, क्योंकि ये अच्छे काम नहीं कर पाता ज़्यादा। ठीक है, बाकी बस इतना याद रखना है, ये एक पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, 2 यूनिट चार्ज होता है, लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है, और ये हमारा जो एक हीलियम एटम होता है जिसमें हमारा 2 मतलब इसका एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन हीलियम 2 नंबर एटॉमिक नंबर है और 4 एटॉमिक मास है, उसके बराबर होता है। यानी कि जो कोई भी हमारा अल्फा पार्टिकल होगा वो इक्विवेलेंट होता है हमारा इसके। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई हम डिनोट नहीं कर रहे तो इसी से हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। इसके अलावा इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें लगभग हमारी 4 MeV के जितनी मतलब एनर्जी होती है, और इसको डिफाइन करने के लिए मान लो हमारा एक यहाँ पे हमने रेडियम ले लिया 226 का इसमें होता, और जब इसको हमने एमिट किया तो इसने एक यहाँ पे अल्फा जो हमारा पार्टिकल था उसको डिनोट किया। अब जो अल्फा पार्टिकल था उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट कुछ वर्ड नहीं था, तो इसलिए ये हमारा हीलियम के इक्विवेलेंट होता है, तो हमने यहाँ पे हीलियम वाला पूरा टर्म यहाँ पे लिख दिया। तो यही इसने किया, देखो 226 है यहाँ 222 रहेगा, और 4 एटॉमिक मास वाला हमारा हीलियम यहाँ पे बाहर निकल गया। तो एक्चुअल में ये हीलियम ना हो कि हमारा क्या एक अल्फा वाला, आप चाहो तो इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी अल्फा रेस के बारे में। अब सेकंड बात करें हम बीटा रेस के बारे में। बाकी बीटा रेस के बारे में बात करें तो ये हमारे क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और इसको हम नेगेट्रॉन बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन भी मतलब इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है। अब देखो इसमें एक और सब्सटेंस ये होता है कि थोड़े बहुत मात्रा में हमारे जो बीटा वाले रेस होते हैं वो हल्के से पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं। लेकिन वैसे मैंने बोला कि बीटा हमारा टोटल नेगेटिव है, लेकिन बहुत ही कम, मान लो 1000 में कुछ ही टर्म हमारे ऐसे होंगे जो पॉजिटिव भी निकल के आ जाते हैं, और इन पॉजिटिव को हम यहाँ पे पॉजिट्रॉन बोल देते हैं। ठीक है, बाकी इनके पास ग्रेट पेनिट्रेटिंग पावर होती है अल्फा रेस से, क्योंकि आप देख सकते हो यही मुड़ गया लेकिन ये ऊपर गए,
आप ये डायग्राम याद रखोगे ना, इससे आपको बहुत सारी कहानी यहाँ पे याद हो जाएंगी। इसके अलावा ये हमारे इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है, तो इसका यूनिट वन लगभग मतलब 1/1800 होता है, बहुत कम हो गया। और एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो मान लो जो मैंने कार्बन वाला बताया, तो 6 कार्बन 14, तो ये अनस्टेबल है, तो ये हमारा एक रेडियो एक्टिव है। तो ये जब एमिट करता है तो ये एक बीटा रे यहाँ पे निकाल देगा, और यहाँ पे देखो 14 रहा, लेकिन यहाँ पे एक एटॉमिक नंबर हमारा बढ़ गया तो 7 हो गया, और 7 से हमारा क्या आ जाएगा कि नाइट्रोजन आ जाता है। सिंपल फंडा है, 7 पे नाइट्रोजन है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल आप बीटा रेस का लिख सकते हो। 3 बातें याद रखो, नेगेटिव चार्ज है, कुछ बहुत पॉजिटिव होते हैं जिनको पॉजिट्रॉन बोलते हैं, यानी कि 2 तरह के हैं। ग्रेट पेनिट्रेटिंग पावर होती है, और ये इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होते हैं, और ये एग्जाम्पल लिख देना बस, सिंपल। और यहाँ पे और बात की जाए तो इसकी जो मैक्सिमम एनर्जी है वो हमारी मतलब 1.5 MeV तक, अल्फा की हमारी 4 थी, यहाँ पे इसकी बस 1.5 थी। गामा रेडिएशन के बारे में बात करें तो ये हमारे एक्स रे जो होती हैं, एक्स रेडिएशन उनके सिमिलर होती हैं, ठीक है। बाकी ये हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो ये हमारे इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। जो मैंने बताया गामा वाली हमारी यहीं से, गामा हमारी स्ट्रेट जा रही है, इस पर कोई भी हमारा चार्ज नहीं है। बाकी इन पर मोर पेनिट्रेटिंग पावर होती है दोनों से, अल्फा बीटा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे अल्फा इधर गया बीटा, लेकिन ये हमारा स्ट्रॉन्ग यानी कि सीधे स्ट्रेट चलेगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है। और इसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, तो आप समझ सकते हो कि बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। बाकी ये सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स होते हैं, और इनमें नॉर्मल देखा जाए तो 2 MeV तक यहाँ पे स्पीड रहती है, और यही मेनली है जो हमारे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किए जाते हैं। अब थोड़ा अगर हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करें जो आपके आगे भी काम आएंगे, तो यहाँ रेडिएशन हमारी मेनली डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे एक्सरे हो गई। इसके अलावा ये हमारे स्टेरिलाइजेशन में काम आती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो कोई बैक्टीरिया वायरस कहीं चिपके होंगे तो अगर हम रेडिएशन मार देंगे, ये बैक्टीरिया वायरस सारे के सारे मर जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये कई जगह पर हमारे इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल की जा रही है, और पॉल्यूशन जो हमारा होता है एयर पॉल्यूशन, उसको भी यूटिलाइज करती है। बाकी ये एप्लीकेशन आपको लास्ट में बहुत अच्छे से मिल जाएगी। अब आता है हमारा टर्म यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो ये बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख लो। यहाँ पे एक हमारी होती है क्यूरी, तो क्यूरी हमारी एक कन्वेंशनल यूनिट है जो काफ़ी टाइम से इस्तेमाल की जा रही है। और इसका मतलब क्या होता है, एक क्यूरी का मतलब होता है यहाँ पे 3.7 × 10⁻10 DPS। DPS का मतलब है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो कोई भी हमारा एक एलिमेंट है, यानी कि जैसे मैंने आपको कार्बन बोला, तो ये यहाँ पे कुछ रेज को एमिट कर रहा है, सिंपल फंडा है। तो उसने 1 सेकेंड में कितनी सारी रेज एमिट की, उसको कैलकुलेशन को हम यहाँ पे मतलब मेजर करते हैं एक्चुअल में। तो ये हमारी क्यूरी हो गया, तो क्यूरी एक यूनिट है, और ये हमारी 3.7 यानी कि इसको बोला है 37 ट्रिलियन डिके होता है, यानी कि 1 सेकंड में। यहाँ पे सेकंड हमारी होती है वैकरल, तो वैकरल हमारी एक ऐसा यूनिट है, और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 वैकरल इज इक्वल टू 2.703 × 10⁻⁻7 CI, और इसी को उल्टा कर दो तो इधर आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि इसके आगे आप यहाँ पर वैकरल देते हैं, याद ही करने की चीज़ है, इसमें समझाने वाला नहीं है। थर्ड मैंने यहाँ पे लिख दी रॉन्टगन, और ये इंटरनेशनल यूनिट होती है, और 1 रॉन्टगन इज इक्वल टू होता है 2.58 × 10⁻4 C kg इनवर्स, तो C हमारा होता है कूलम, ठीक है। बाकी और भी होती हैं, 3 ही मैंने लिखी, ये 2 मेन है, क्यूरी और हमारी वैक्यूअल, ठीक है। तो इन दोनों को आप याद कर लेना। अब हम यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट 2 टॉपिक छोड़े, डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ, और ये हमारे शॉर्ट यानी कि 2 नंबर में ही आपके लिए कई बार आ जाते हैं। बाकी यहाँ पहले बात करें डिके कांस्टेंट के बारे में, तो डिके एक्चुअल में क्या होता है, देखो डिके मैंने आपको बताया एक तरह से हमारा डिसइंटीग्रेशन या फिर जो हमारा एमिशन था वही है, कि कोई हमारा सब्सटेंस है तो उसने 1 सेकंड के अंदर कितनी सारी रेज एमिट की, वो हमारा डिके कहलाता है। लेकिन यहाँ डिके कांस्टेंट में एक्चुअल में क्या है, वो यूनिट हमारी फिक्स नहीं है। आप चाहो तो उसको एज अ सेकंड ले सकते हो, या आप 1 मिनट ले सकते हो, कोई भी हमारा एक यूनिट टाइम है, यानी कि कितनी देर में, यानी कि 1 मिनट में, 1 सेकंड में, या 1 घंटे में, उस तरह से यहाँ पे है। मेनली हम इसको 1 सेकंड के अंदर ही लेते हैं कि 1 सेकंड में कितना मतलब एमिशन हुआ रेडिएशन का, उसी को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। डिफाइन करें तो इट इज़ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन या रे पर यूनिट टाइम, यानी कि कितना हुआ। अब यहाँ पे इसको मतलब कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला हमारा है अल्फा, यहाँ पे सॉरी लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू -dn/dt/n। तो ये हमारा डिसइंटीग्रेशन फॉर्म है। इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो तो लैम्डा इज इक्वल टू 2.303/t log n0/n। ये हमारा इनिशियल स्टेज पे है, और ये हमारा फाइनल स्टेज पे है। ये हमारा एक्चुअल में अमाउंट ऑफ एमिशन है जो हमारा निकल रहा है, वो n है, और t हमारा टाइम है कि कितना टाइम लगा। तो वही अल्फा हमारा और लैम्डा हमारा हो गया रेडियो एक्टिव डिके, या इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोल देते हैं। और ये जो n है वो क्वांटिटी एक्चुअल में, n0 हमारी इनिशियल, n हमारी फाइनल, और t हमारा टाइम हो गया, ठीक है। अब अगर हम हाफ लाइफ के बारे में बात करें, तो हाफ लाइफ एक्चुअल में कोई भी मान लो हमारा एलिमेंट है जो हमारा रेडियो एक्टिव है, तो वो अपने
क्वांटिटी, यानी कि मान लो जैसे मैंने बताया कि कार्बन हमारा 14 है, तो उसको एक्चुअल में क्या करना है, 2 यहाँ पे मतलब निकालने हैं, ठीक है, सिंपल फंडा है। तो वो 2 निकालने में एक कितनी देर में निकाल देगा, यानी कि एक्चुअल में अपनी हाफ रेडिएशन वो कितने टाइम में निकाल देता है, उसको हाफ लाइफ बोल देते हैं। तो इट इज़ अ टाइम पीरियड इन विच अ सब्सटेंस और रेडियो न्यूक्लियाइड, जो हमारा रेडियो एक्टिव है उसको रेडियो न्यूक्लियाइड भी बोल देते हैं, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस एक्चुअल में वही रेडियो एक्टिव होता है। नाम अलग अलग है, चीज़ हमारी वही एक ही है, ठीक है। तो जब ये हमारा 50% अमाउंट में रिड्यूस हो जाता है, यानी कि जब ये अपनी रेस को 50% बाहर निकाल देता है, तो उस वाले टाइम पीरियड को हम हाफ लाइफ बोलते हैं। अब हाफ लाइफ को हम यहाँ लिख सकते हैं T1/2 इजकल टू 0.693/λ, ठीक है। इसी से कैलकुलेट किया गया है, क्योंकि ये हमारा एमिशन है, तो जब ये हमारा हाफ निकल जाता है, इसको पूरा कैलकुलेट करके बनाया गया है, तो ये हमारा बन जाता है T हाफ लाइफ इजकल टू 0.693 मतलब यहाँ पे लैम्डा, और लैम्डा हमारा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है जो सेकंड में मतलब टाइम यहाँ पे निकाल रहा है। बाकी और एग्जांपल देखा जाए तो हमारा आयोडीन 131 है, इसकी 8 दिन होती है। पोलोनियम जो हमारा 212 है, इसकी 3 × 10⁻⁻7 सेकेंड है हाफ लाइफ, और जो यूरेनियम है इसकी 4.5 × 10⁴ ईयर है। यानी कि यहाँ पे समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा हाफ लाइफ इसकी होती है यूरेनियम और रेडियम वगैरह की हमारी। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो हमारा है मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जो एग्जाम में भी हमारा कई बार देखने को मिल जाता है। तो देखो इसका सिंपल फंडा ये है कि जैसे मान लो कोई भी हमारा सब्सटेंस है यहाँ पे जो एक रेडियो एक्टिव वाला है, तो ये हमारी जो रेस को निकाल रहा है, इनको हम मीज़र करते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है, कितनी निकाल रहा है। तो एक्चुअल इन चीज़ों को मेजर करते हैं हम इस पूरे के अंदर। तो द रेडियो एक्टिविटी ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज कैन बी मेजर्ड बाय वेरियस टेक्निक। तो यहाँ पे मेनली 3 टेक्निक का हम इस्तेमाल करेंगे। एक हमारी है आयोनाइजेशन चैम्बर, एक हमारी है गीजर मलर काउंटर, एंड थर्ड हमारी होती है सिंटिलेशन काउंटर, ठीक है। और ये मेनली डिटेक्ट करते हैं कि कोई रेज निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे तीनों के मैंने डायग्राम बना रखे हैं, और मैंने डायग्राम की मदद से आपको समझा दूंगा। बाकी जो भी कहानी होगी आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, सिंपल या कोई ज़्यादा नहीं है, बस आप यहाँ पे पढ़ लेना। तो पहले हम बात करते हैं अपना पहला टर्म आयोनाइजेशन चैम्बर के बारे में। तो देखो ये जो पूरा हमारा आयोनाइजेशन चैम्बर है, ये दिख रहा होगा, इसके अंदर हमारी हवा भरी होती है एयर, क्योंकि बैक कोई मीडियम तो हमारा चाहिए, और इधर हमारी लगी होती हैं 2 इलेक्ट्रोड। अब ये वाली जो इलेक्ट्रोड है ये हमारी एनोड है, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये हमारी कैथोड है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। सिंपल फंडा है। अब क्या होता है, ये जो पूरे इलेक्ट्रॉन है ये हमारे यहाँ पे करंट से जनरेट होते हैं, जो यहाँ पे एमीटर लगा है, और इधर हमारी बैटरी लगी हुई है, ठीक है। सिंपल फंडा है। और अब यहाँ पर क्या होता है, देखो आपको बताया जब तक ये इलेक्ट्रॉन हमारा इससे नहीं मिलेगा, हमारा जो पाथ है वो कंप्लीटली कवर नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल कोई भी चीज़ हमें कनेक्ट करनी है, इसको अगर हम इसे टच कर देंगे तभी हमारा जो पूरा का पूरा सर्किट होता है वो हमारा कंप्लीट होगा, और हमारे यहाँ पे करंट हमको शो होगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे इस पूरे आयोनाइजेशन चैम्बर में हम रेडिएशन को पास करते हैं, रेडिएशन इसके अंदर आती है, यहाँ पे जो एयर है वो हमारी आयोनाइज हो जाती है, और उस वजह से जो हमारी रेडिएशन है वो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। और आपको पता ही है कि अल्फा हमारी पॉजिटिव होती है और जो बीटा रेज है वो हमारी नेगेटिव होती हैं। तो जैसे ही हमारी यहाँ पे रेज शो होंगी, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमारा डेवलप हो जाता है, और जैसे ये चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव वाला हमारा जाएगा कैथोड की तरफ और नेगेटिव वाला जाएगा एनोड की तरफ। और जब ये चार्ज का हमारा मूवमेंट होता है, तो उस टाइम पर इसके अंदर हमारा हल्का फुल्का जो है करंट फ्लो करने लगता है, और जैसे जैसे हम रेडिएशन डालते रहेंगे ये करंट हमारा फ्लो करेगा, और वो करंट हमको इस एमीटर में यहाँ पे शो होने लगेगा। और अगर ऐसा हो जाता है कि मान लो हमने यहाँ पे रेडिएशन पास की, यानी कि कोई भी हमने एलिमेंट लिया अपना, और वो हमने यहाँ पे जैसे पास किया, अगर यहाँ पे करंट पास हो जाता है तो उसका मतलब है कि यहाँ पे रेडिएशन प्रेजेंट है, और अगर करंट पास नहीं होता इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रेडिएशन प्रेजेंट नहीं है। तो यही सिंपल सा हमारा पूरा का पूरा फंडा था इसी आयोनाइजेशन चैम्बर का। आयोनाइजेशन नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो एयर है वो हमारी आयोनाइज हो जाती है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव में हमारी टूट जाती है, और वही हमारे पूरे करंट यानी कि सर्किट को पूरा कर रही है, जिसकी वजह से ये करंट हमारे यहाँ पे फ्लो हो पा रहा है। बाकी यहाँ पे जो हमारा आयोनाइजेशन चैम्बर है इसमें एक डोजीमीटर और लगा होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि डोजीमीटर एक्चुअल में कैलकुलेट करता है कि कितना हमारा करंट जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे सिंपल फंडा क्या होता है, रेडिएशन आ रही है हमारा करंट बन रहा है, रेडिएशन आ रही है करंट बन रहा है, तो हमारा करंट जितना ज़्यादा बनेगा हमारी रेडिएशन उतनी ज़्यादा होगी। और इसी पूरे फंडे पे हम इसमें मतलब ये पहचान लेते हैं कि हमारी मान लो करंट जितना ज़्यादा है रेडिएशन हमारी उतनी ज़्यादा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसी से हम कैलकुलेट करते हैं अपने रेडिएशन की इंटेंसिटी को कि कितने अमाउंट में रेडिएशन हमारे यहाँ पे पैदा हो रही है। तो ये था सिंपल सा फंडा इस पूरे आयोनाइजेशन चैम्बर के बारे में। इसके बारे में सिंपल सी कहानी लिखी हुई है, आप पढ़ोगे आपको सारी पता चल जाएगी, और इसके जो नोट्स हैं वो केयरवेल फार्मा की वेबसाइट पे यूनिट 5 के रूप में मतलब डाल दिए जाएंगे, रेफरेंस करके आप देख सकते हो। सेकंड हम बात करें यहाँ पर गीजर मलर काउंटर के बारे में, तो ये कुछ आपको इस तरह का दिख जाएगा। अब देखो इसमें ये कहानी समझो कि ये मेनली हमारा अल्फा और बीटा के जो पार्टिकल्स हैं उनको डिटेक्ट करता है, और इसमें क्या होता है हमारा पूरा इस तरह का सिलेंड्रिकल बना हुआ था, ये आपको दिख रहा होगा। अब ये जो पूरा हमारा सिलेंडर बना है, तो इसमें ये वाली जो जगह है हमारी, ये हमारी होती है पूरी की पूरी कैथोड, और कैथोड का मतलब आप जानते हो
कि ये हमारी होने वाली है नेगेटिव चार्ज वाली। तो जब ये हमारी पूरी की पूरी नेगेटिव चार्ज वाली होती है तो पॉजिटिव भी कहीं चाहिए, तो यहाँ पर एक वायर हमारा लगा होता है जिसको हम एनोड बोलते हैं, और ये हमारी होती है पॉजिटिव चार्ज वाली। तो एनोड ये पॉजिटिव चार्ज वायर हो गया और ये नेगेटिव चार्ज है। अब पूरा इसका एक तरह से ना स्ट्रक्चर समझ लो, ये हमारा इधर से गया कैथोड, ये इधर से गया कैथोड, और इस पूरे पे नेगेटिव चार्ज है, और ये एनोड गया जिस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और ये एनोड देखो यहाँ से आया इधर से, और इधर हमने यहाँ पे 1000 वोल्ट का मतलब करंट दे रखा है जो इसको एक मेंटेन कर रखा है, वोल्टेज इतने मतलब हमने फिक्स कर रखे हैं। तो ये हमारा करंट जाके इधर लग गया, तो देखा जाए पूरा सर्किट हमारा पास हो गया, और हमने इस पूरे में ये एम्पलीफायर काउंटर में हमने 1000 वाट का पोटेंशियल डिफरेंस मैनेज कर रखा है। और यहाँ पर इस साइड वाला है, इसको हम बोलते हैं माइका विंडो, जहाँ से हमारी रेडिएशन एंट्री करेगी। अब ये पूरा जो सिलेंडर है इसके अंदर हमने आर्गन गैस भर रखी है, ऊपर वाले में हमारा एयर था, यहाँ आर्गन गैस है। अब जैसे ही क्या करते हैं, यहाँ से हम रेडिएशन को एमिट करेंगे, रेडिएशन हमारी आपको पता है ताकतवर है बहुत ज़्यादा भाई, तो जैसी रेडिएशन आती है वो हमारी इस आर्गन गैस को क्या कर देगी, मतलब यहाँ पे डिसोसिएट कर देगी, आयोनाइज कर देगी। अब जैसे ही आर्गन गैस आयोनाइज होगी, आर्गन हमारी ये है, तो आर्गन है हमारी Ar पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि Ar पॉजिटिव और ई नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन में ये हमारी टूट जाती है, और जब ये हमारी टूट जाएगी तो पूरी में बिखर जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है आर्गन वाला, और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव है, और यहाँ पे हमारा इधर कैथोड है इधर एनोड है। तो जैसे हमारे जो पॉजिटिव वाला है वो सारे के सारे हमारे कैथोड की तरफ मूव करेंगे, मैंने सिर्फ एक बनाया लेकिन और भी है जो हमारे इधर कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और जितने हमारे इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव वो सारे के सारे हमारे एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो ये हमारे सारे नेगेटिव पे जाएंगे, ये पॉजिटिव पे जाएंगे, और इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, इस पूरे में जैसे ही सर्किट पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये इंसुलेटर है, जैसे ही सर्किट पूरा होगा यहाँ पे हमारा करंट फ्लो करने लगेगा, और जो हमारा करंट फ्लो करेगा उसी को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पूरा का पूरा मैनेज कर लेते हैं, यानी कि चेक कर लेते हैं। अब जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा हमारी रेडिएशन की इंटेंसिटी होती है, और इसी तरह से हम यहाँ पे अल्फा और बीटा पार्टिकल्स के बारे में पता लगाते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ ध्यान देने की बात ये है कि जो हमारी ये पूरा था, इसमें जो आर्गन गैस भरी थी उस टाइम हमने बहुत ही लो प्रेशर रखा था, जो अराउंड 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था, और इसमें 1000 वाट हमने ये पूरा किया था। और जो इंटेंसिटी और रेडियो एक्टिविटी है उसको हम यहाँ पर मीजर कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे एक पल्स लगा होता है जो 1 मिनट में मीजर करता है कि इंटेंसिटी कितनी तेज थी, और वो हमारा करंट जितना था इंटेंसिटी उतनी तेज, उसको हम यहाँ पे मीजर कर लेते हैं। और यही हमारा सिंपल था गीजर मलर काउंटर, आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखो मैंने ज़्यादा लेंथी नहीं लिखा, जो इसके बारे में देखो आधी बात है तो इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर है कि कैसे कैसे बनाए, और आधे में इसका वर्किंग लिखा है, तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। थर्ड हमारा आता है सिंटिलेशन काउंटर वाला, और ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारा सेकंड वाला था गीजर मुलर वाला, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना। कई बार आता है नंबर के अकॉर्डिंग आएगा, ज़्यादा आता है सबके बारे में लिख देना, कम में आता है तो आप गीजर मुलर लिख देना, या स्पेशल जो पूछा हो। सिंटिलेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको पूरा का पूरा इसका इंस्ट्रूमेंट दिख जाएगा। अब इसकी खासियत क्या है, सिंटिलेशन जो हमारा क्रिस्टल होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, एक मतलब डिटेक्ट करता है फ्लैश को। फ्लैश मतलब होता है कोई चीज़ हमारी जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अब इसमें कहानी क्या होती है, इसमें हमारी आती है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब वाली। अब ये एक्चुअल में फंडा क्या है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हमारा इनकम मान लो पूरा समझ लो, ये हमारा एक सिंटिलेशन क्रिस्टल पार्टिकल है, यहाँ पे लगी होती है एक फोटो कैथोड जो हमारी रेडिएशन को क्या करेगी, एब्सॉर्ब करेगी। उसके बाद यहाँ पे ये लगे होते हैं हमारे एनोड, जो हमारे क्या होते हैं, मतलब एनोड आपको पता है पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं जो यहाँ पे लगे होते हैं, और ये फोटो कैथोड जो नेगेटिव चार्ज वाला है। अब यहाँ पे ये मल्टीपल लगे होते हैं, तो जो मल्टीपल हमारे एनोड होते हैं उसको मिला के हम क्या बोल देते हैं, डायनोड्स बोल देते हैं, जो आपको यहाँ दिख रही होगी। अब देखो सिंपल फंडा क्या होता है, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आउटपुट लगा होता है, आउटपुट पल्स, जो ऊपर वाले में भी हमारी पल्स थी जिसको हम 1 मिनट में कैलकुलेट कर रहे थे, सेम पल्स हमारी यहाँ होती है जिसको हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही हमारी यहाँ पे रेडिएशन छोड़ी जाती है सिंटिलेशन क्रिस्टल से आएगी, और वो हमारी यहाँ पे चली जाएगी फोटो कैथोड में। अब यहाँ के बाद ये हमारी पास होती है इसमें। अब ये हमारी क्या होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एक रेज हमारी यहाँ आई, अब ये हमारी 2 चली गई यहाँ, 2 से 4 चली गई यहाँ, 4 से 8 आ गई इधर, 8 से इधर आ गए 16, 16 से इधर 32, 32 से 64, और इस तरह करते करते हमारी रेज यहाँ आती हैं, और यहाँ से एक छोटा सा आउटपुट भी हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखता है, और इसी पल्स को हम क्या कर लेते हैं, आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये मेनली हमारे उनके लिए यूज़ की जाती हैं जिसमें मतलब रेडिएशन बहुत कम होती है, या ऐसे एलिमेंट्स हमारे जो बहुत ही कम रेडिएशन को एमिट करते हैं, उनके लिए एक बहुत बढ़िया मेथड है जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि भाई कितनी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है। तो यहाँ पे हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग लास्ट में हमारी जितनी ज़्यादा आउटपुट पल्स आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को मेजर कर लेते हैं। तो ये सिंपल सा फंडा था, आप इसी तरह बना के लिख के आ सकते हो। देखो जो मैंने कहानी बताई ना, बस इसको याद रखो, डायग्राम याद रखो, डायग्राम बनाओ और वो कहानी को लेकर आओ, इतना सिंपल है। पहले बस इसके बारे में लिख दो, इंस्ट्रूमेंट कैसे क्या बना हुआ है, दूसरी बात ये काम कैसे करता है उसके बारे में लिख दो, इतना सिंपल सा फंडा आपके लिए यहाँ पे होता है। तो ये थे हमारे 3 मेथड मेजरमेंट ऑफ यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे तीनों के तीनों। अब हमारे यहाँ पे लास्ट टॉपिक आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे हमको पढ़ना पड़ेगा पूरे का पूरे रेडियो आइसोटॉप्स के बारे में।
अब यहाँ पर आपको पहले समझना होगा कि रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, फिर इनकी प्रिपरेशन यानी कि प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा प्रिकॉशन ऑफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज वाला, तो उसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, और लास्ट में फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन और एक कंपाउंड हमारा दिया सोडियम आयोडाइड, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ाई कर लेंगे। तो रेडियो आइसोटोप्स हमारे वही कमरचान जो मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारे वो सब्सटेंस है जो अनस्टेबल होते हैं इनके पास न्यूक्लियस, और ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, एमिट करते हैं रेडिएशन या फिर रेस को। और इसमें मेनली क्या होता है, हमारे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसका अमाउंट मतलब इक्वल नहीं होता, जो मैंने आपको बता दिया। जैसे यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर मतलब कार्बन 12, 13, 14 में क्या है, प्रोटॉन हमारे 6 थे, लेकिन यहाँ पे 6 मतलब न्यूट्रॉन, 7 न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन हमारे वो नहीं थे। और आइसोटोप्स का मतलब आप जानते हो कि हमारे जो एलिमेंट है उसमें सेम नंबर ऑफ हमारे मतलब एटॉमिक नंबर है, लेकिन मास जो हमारा है वो डिफरेंस होता है, तो वो हमारे आइसोटोप्स हैं। और रेडियो आइसोटोप्स का सिंबल मतलब क्या है कि ये हमारे रेडियो एक्टिव भी होते हैं, जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए एमिशन करते हैं, रेडिएशन की करते हैं। तो ये हमारे पूरे फंडा रेडियो आइसोटोप्स था जो मैंने आपको पहले बताया था, इसको पढ़ना आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हो। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो ये दो तरह के हैं, एक स्टेबल होते हैं, एक रेडियो एक्टिव होते हैं। अब स्टेबल का मतलब क्या होता है कि इनके पास क्या है कि मतलब सब्सटेंस तो है लेकिन ये रेडिएशन को एमिट नहीं करते, यानी कि हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक रेडियो आइसोटोप हमारा होता है वो रेडिएशन को एमिट नहीं करता, कुछ कुछ करते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हमारा कार्बन के बारे में ले लो, तो एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 13 है, एक कार्बन 14 है। अब जो 12 है उसके पास भी 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, जो 13 है उसके पास 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन है, तो ये भी एक्चुअल में एक अनस्टेबल है। लेकिन जो कार्बन 14 है उसके पास 6 प्रोटॉन 8 है, और ये भी हमारा अनस्टेबल है। लेकिन जहाँ पर बात की जाए तो ये स्टेबल है, इसलिए क्योंकि ये अपने एमिशन यानी कि रेस को एमिट नहीं करेगा, लेकिन ये जो है 14 वाला ये रेस को एमिट करता है। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे हर एक कंपाउंड जो हमारा मतलब जिसके पास इम्बैलेंस होगा, जिसके पास कम ज़्यादा न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे, वो हर एक कंपाउंड हमारा रेडियो एक्टिव नहीं होता। उसमें से कुछ हमारे होते हैं स्टेबल, जिनके पास नंबर बेशक अलग होता है, लेकिन वो क्या करते हैं मतलब वो नहीं करते, यहाँ पे रेडिएशन को एमिट नहीं करते। जैसे हमारे यहाँ पे H1 ले लो, H2 ले लो, तो H1 हमारा प्रोटियम है, H2 हमारा ड्यूट्रियम है, तो ये हमारे दोनों मतलब ऐसे हैं, रेडियो आइसोटोप है, लेकिन ये क्या करते हैं, रेडिएशन को एमिट नहीं करते। सेकेंड हम बात करें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में, तो ये या तो नेचुरली या फिर आर्टिफिशियल तरीके से इनको कुछ इस तरह का बनाया जाता है कि ये क्या करते हैं, अपने अंदर से रेडिएशन को एमिट करते हैं, और इस पूरे फंडे को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, जिसके बारे में हम अब तक पढ़ते आ रहे थे। और इस सब्सटेंस को हम यहाँ पे रेडियो आइसोटोप्स बोल देते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोल देते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल देखा जाए तो कार्बन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक फंडा और चलता है, जैसे कार्बन 13 है, तो हो सकता है कि इसको भी हम अनस्टेबल फॉर्म में बना देते हैं, कैसे बनाते हैं आपको आगे पता चल जाएगा। बाकी सेकंड बात करें आयोडीन में ले लो, तो इसमें भी दो आइसोटोप हैं, आयोडीन 123, आयोडीन 131। तो इसमें जो आयोडीन 123 है ये स्टेबल है, क्योंकि ये नहीं कर रहा, लेकिन जो 131 है ये अनस्टेबल है, और ये क्या करेगा, ये यहाँ पे मतलब रेडिएशन को एमिट करेगा। इसके बाद बात करें फॉस्फोरस में, तो फॉस्फोरस 31 हमारा स्टेबल है, क्योंकि ये भाई रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। फॉस्फोरस 32 हमारा अनस्टेबल है, जो रेडिएशन को एमिट करेगा। तो ये बस कुछ फंडे थे, आपको यहाँ याद कर लेना, कभी याद आता है लिख के आ जाना। अब हम अपना इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं, प्रिकॉशंस इन हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। अब देखो, जो हमारे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं एक्चुअल में वो हमारे फार्मेसी या मेडिकल फील्ड में हमारे काम आ रहे हैं, तो भाई इनको संभाल के रखना या इनका यूज़ करना भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि अगर इनकी जो रेज निकल रही है, मान लो अगर हमारे हाथ पैर पे गिरती है, तो उस जगह के वो टिश्यू या सेल्स को मार देते हैं, यानी कि ख़त्म कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी है कि हम जब इनका इस्तेमाल करें या इनको जब हम स्टोर करके रखें, संभाल के रखें, तो भाई हमारी जिम्मेदारी है, कुछ कुछ स्टेप हमको लेने पड़ेंगे, कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी, कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। तो उन्हीं प्रिकॉशन के बारे में आपको पढ़ना है। और एग्जाम में बहुत बार यानी कि 2-4 बार देखा गया कि यही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार दे देते हैं, प्रिकॉशंस इन हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल। तो इसके बारे में थोड़ी यहाँ बातें कर लेते हैं। तो ग्रेट केयर हैज टू बी टेकन इन हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल एक्टिव मटेरियल फॉर प्रोटेक्टिंग पीपल्स एंड पर्सनल हैंडलिंग इट। यानी कि आपको जब ये संभाल के रखनी है तो बहुत ज़्यादा केयर करनी है, जिससे जो लोग हैं उनको बचाया जा सके, और जो पर्सनल्स हैं यानी कि जो लोग इसको हैंडल कर रहे हैं, रखने वाले हैं, वो भी इसको अच्छे से रख सकें। अब क्या क्या आपको लेने हैं, तो वन शुड नॉट टच रेडियो एक्टिव एमिटर विद हैंड। आपको इसे अपने हाथों से तो कतई टच नहीं करना, आपके वो जगह हाथ वगैरह गल सकता है। इसके बाद इसका जब भी आपको यूज़ करना है बहुत संभाल के, यानी कि अपने हाथों से मजबूती से इसको उठा के रखना है, जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह उसको संभाल के पकड़ना है। इसके बाद जो हमारे लिक्विड वाले रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं उनके लिए आप रबर ग्लव्स का यूज़ करो। कोई भी काम करना प्रॉपर ग्लव्स में रहो, प्रॉपर ड्रेस में रहो, ऊपर से नीचे नीचे कवर रहो। इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव हमारे मटेरियल हैं वो हमारे किसी भी जगह को कॉन्टामिनेट ना करें। ऐसा नहीं कि आपने उसको ये टेबल पे रख दिया
मतलब सीधे टेबल पे ही रख दिया, किसी उसके इंस्ट्रूमेंट में ना रखे, बाद में उस टेबल पे आपके हाथ पैर भी जाएंगे तो इससे आपको डैमेज हो सकता है। तो उसको कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे वो वर्किंग एरिया जो जगह है वो कॉन्टेमिनेट हो। इसके अलावा जो स्मोकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग एक्टिविटी है वो सब उसके पास में नहीं करनी, या फिर लेबोरेटरी वगैरह में नहीं करनी। अगर आपने गौर दिया हो तो जितने भी स्टेप हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं जो आप खुद से बना के लिख सकते हो। बस थोड़ा सा मतलब आइडिया डाल लेना, खाने पीने का नहीं करना, जगह कॉन्टेमिनेट नहीं करनी, जो रबर ग्लव्स का यूज़ करना है, अपने हाथ से डायरेक्ट छूना नहीं है। इसके बाद देखा जाए जो मतलब आपके कपड़े वगैरह प्रॉपर होने चाहिए, और जिन डिवाइसों में रखे वो सील्ड होनी चाहिए, एकदम मतलब पक्के से अच्छे से बंद होनी चाहिए। और लास्ट में देखा जाए तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं इनका इस्तेमाल हमें शॉर्ट टाइम के लिए करना चाहिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कम ही मतलब टाइम के लिए अपना असर दिखाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा अगर आप इसके घेरे में रहोगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे आ ही जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो एक्सरे जब आप मशीन वगैरह में जाते होगे तो एक तो अकेले बंदे को लेते हैं, दूसरा दरवाज़ा बंद कर देते हैं, और वो खुद भी बाहर चला जाता है कई केस में, जिससे उसको एक्सरे का इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि भाई वो डेली कर रहा है तो धीरे धीरे उसकी बॉडी यहाँ पे खराब हो सकती है। इसके बाद जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं उसका डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, आपने मूवीज़ में देखा होगा कि इसको डंप यार्ड ऐसे ही नदियों में डाल देते हैं ऐसे उधर, और वही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कई जानवर वगैरह खा लेते हैं, उनसे फैल के पूरे एनवायरनमेंट को दूषित कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होते हैं। तो इनका सुझाव मतलब संभाल के रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो ये कुछ स्टेप हैं जो बहुत सिंपल थे, ऐसे कोई टफ नहीं थे, आप इन पर ध्यान दोगे तो आप अच्छे से कर सकते हो। प्रॉपर मतलब क्लॉथिंग अच्छे से, कपड़े इंस्ट्रूमेंट एकदम सील होने चाहिए, जिसमें रखा जाए वो सील होने चाहिए, रबर ग्लव्स पहनो, और दूर रहो, खाने पीने की चीज़ें नहीं करनी, उधर हमें कॉन्टेमिनेट नहीं करना, यही सारी बात है। स्टोरेज के बारे में बात करें तो जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं जब आप इनको स्टोर करोगे तो एयर टाइट कंटेनर में होने चाहिए। अब एयर टाइट कंटेनर का मतलब क्या होता है, उसमें हवा भी अंदर नहीं जानी चाहिए, ऐसा होता है एयर टाइट कंटेनर। और एकदम सील्डेड प्लेस, यानी कि वो जगह बच्चों या ऐसे सब लोगों से दूर रहनी चाहिए, और हर एक कंटेनर के ऊपर प्रॉपर मात्रा में लेवल होना चाहिए कि क्या क्या कैसा है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो जो हमारे ये मतलब रेगुलेशन होती है, नेशनल और इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ हैं, रेगुलेशन है, उनकी देख रेख में उन्हीं के अकॉर्डिंग रखने चाहिए, जहाँ जैसे रखना है। इसके बाद ये कई जगह में हमारे डार्क जगह पे रखे जाते हैं। अब डार्क जगह इसलिए रखे जाते हैं जिससे वो मतलब इरिडिकेशन या ऐसा अपने आप को वो ना कर दें, क्योंकि कुछ ऐसे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं जो लाइट में सेंसिटिव होते हैं, लाइट में आते ही वो अपने आप को इरेडिकेट यानी कि बाहर निकाल देते हैं, जैसे यूवी लाइट वगैरह आपने देखी होगी। इसके बाद और देखा गया कि एक डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE, तो उन्होंने जो जिस तरह से प्रेस्क्राइब किया हो, जिस तरह से उन्होंने बताए हो रूल्स रेगुलेशन, उसी के अकॉर्डिंग हमको ये जो भी सब्सटेंस है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हमको हॉस्पिटल या फिर फार्मेसी वगैरह में इस्तेमाल करनी चाहिए। अब बात करें प्रोडक्शन ऑफ आइसोटोप या रेडियो आइसोटोप्स के बारे में, तो यहाँ पे दो मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हमारा होता है न्यूक्लियर रिएक्टर इरेडिकेशन। अब देखो इसमें क्या होता है ना, हमारे जैसे यूरेनियम वगैरह ये हैं, तो बस क्या करना है, उनको डालना है, एनर्जी अप्लाई करनी है, और वो वहाँ पे अपनी रेडिएशन एमिट करेंगे, और उससे हमारे कंपाउंड रेडियो एक्टिव बनने लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो कोबाल्ट है, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन यहाँ मारा गया और यहाँ पे इसने गामा रेज को बाहर निकाल दिया। तो सिंपल है, देखो इसमें कोई समझने वाला नहीं है, बहुत कम ही आता है, बस आप यहाँ पे चाहो तो याद कर लेना इसको। साइक्लोट्रॉन रेडिएटर वगैरह हैं, क्योंकि अगर इसको मैं डिटेल्स में पढ़ाऊँ तो बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है, बस मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया। साइक्लोट्रॉन्स हमारी एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे हम हाई एनर्जी वाले जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनको हम क्या करेंगे, जो भी मेटल है, यानी कि कोई मान लो जैसे स्टेबल वाले जो मैंने आपको बताए थे कि कार्बन 13 मान लो या 12 है, तो उसके ऊपर हम हाई एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल फेंक के मारते हैं बहुत तेज, और जब ये उससे जाके टकराते हैं तो उसके जो न्यूक्लियाई है उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, या तो न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएगा, और उसकी वजह से वो जो सब्सटेंस है वो हमारा अनस्टेबल यानी कि रेडियो आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाएगा। आप मेरा फंडा यहाँ पे नहीं क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। मान लो कार्बन हमारा था जिसका एक 12 होता है, एटॉमिक मास 6 होता है, और हमने क्या किया, बहुत ही चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर खुद के पास चार्ज थे उसको हमने यहाँ पे बहुत तेज साइक्लोट्रॉन यानी कि एकदम बम्बार्ड करवाया, इस पर टकराया, और इसकी वजह से क्या हो गया, कार्बन के मान लो कि ये थे और यहाँ 2 इसने क्या किया, नए न्यूट्रॉन ले लिए, और जब मान लो नए न्यूट्रॉन आ गए तो इसके पास हो गए 14। तो अब यहाँ देख सकते हो कि हमने साइक्लोन की मदद से कैसे इस कार्बन 12 जो स्टेबल था इसको हमने कार्बन 14 में कन्वर्ट कर दिया, जो एक हमारा रेडियो आइसोटोप होता है। और इसी तरह से हम अपने रेडियो आइसोटोप को बना सकते हैं। तो ये हमारा एक आर्टिफिशियल तरीका था। इसी तरह हमारा जो न्यूक्लियर वाला था उसमें भी यही था, हम यहाँ पे न्यूट्रॉन की मदद से मतलब पूरा फिजन करवा रहे थे। अब ये थोड़ा डीप प्रोसेस है, आप थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। तो यही था हमारा शॉर्ट में, आप इसको अच्छे से लिखकर आ सकते हो। अब यहाँ पे बात करें लास्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स के बारे में, तो यहाँ पे 2-3 मेथड है जो मैंने आपको पहले बता रखे थे। एक हमारा होता है डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन। अब देखो इसमें मेनली क्या होता है, हमारे जो वेरियस बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह हैं उसकी डायग्नोसिस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने एक्सरे बताया था, तो एक्सरे में मेनली क्या हो रहा था कि हम अपनी जो बोन वगैरह है उनकी प्रॉब्लम देख रहे थे, उसमें कोई कमी वगैरह तो नहीं है, ये चीज़ देख रहे थे। इसी तरह हमारा जो हार्ट होता है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं थैलियम या फिर T1-201 का,
क्लोराइड इंजेक्शन का। और ये मेनली क्या करता है, हमारे मायोकार्डियल इमेजिंग करता है, यानी कि हमारे हार्ट की पूरी इमेज बना देता है। इसी तरह हमारा जो थायराइड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, तो वहाँ पे आयोडीन 131 इस्तेमाल किया जाता है। और ये मेनली क्या करेगा, हमारे आयोडीन के वहाँ पे थायराइड स्कैनिंग करेगा और उस थायराइड में जो मतलब गड़बड़ी होगी, जो सेल्स थायराइड वाले होंगे उनको किल भी करेगा, यानी कि ट्रीटमेंट में भी हमारी मदद करता है। यहाँ बात करें थेरापेटिक एप्लीकेशंस के बारे में, तो जो हमारे रेडिएशंस होते हैं, इसके बाद मतलब जो मल्टीपल सेल्स, जैसे कैंसर वाली सिचुएशन समझ लो, तो कैंसर में क्या होता है, हमारे बहुत ज़्यादा सेल फॉर्म हो जाते हैं, मल्टीपल सेल फॉर्म हो जाते हैं। तो ये मेनली क्या करेंगे, जो रेडिएशन है वो इम्बैलेंस, जो मतलब मल्टीपल वाले सेल है, जो एक्स्ट्रा वाले सेल आ गए हैं, उसको मारने का काम करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये वरना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, रेडियोथेरेपी वाला, जो हमारे कैंसर में रेडियोथेरेपी, कैंसर थेरेपी इस्तेमाल की जाती है, वो यहाँ पे आता है कि हम रेडिएशन की वजह से करते हैं। लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि भाई जो हमारे कैंसर के सेल हैं, उनके साथ साथ जो हमारे नॉर्मल सेल हैं वो भी कई केस में मर जाते हैं, तो इसीलिए इनका मतलब इस्तेमाल कम किया जाता है। और मेनली कीमोथेरेपी यानी कि दवाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो यही थे हमारे कुछ थेरेपेटिक एप्लीकेशंस के बारे में। और अगर एक दो हम यहाँ देख लेते हैं क्योंकि लॉन्ग में आ सकता है, तो स्टेरिलाइजेशन का मेनली क्या है कि जो रेडिएशंस हैं उनसे हमारे जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, सर्जिकल वाले, फार्मास्यूटिकल्स वाले, उनको हम स्टेरिलाइज करते हैं। मतलब उसके ऊपर जैसे ही रेडिएशन कर देंगे, जो भी हमारे बैक्टीरिया वायरस हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे लिए साफ हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा सेरियम 131 है, तो ये हमारे जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उनकी स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद रिसर्च में बात की जाए तो हमारे बायोलॉजिकल मेडिकल स्टडीज बहुत जगह हैं जहाँ पर रेडियो आइसोटोप का बहुत जगह हम इस्तेमाल करते रहते हैं, नए नए कामों में आते रहते हैं। जैसे हमारा कार्बन 16C यानी कि 14 तक मैंने आपको बताया ये, और हाइड्रोजन का 3, ये मोस्ट कॉमनली रेडियो न्यूक्लियाइड हैं जो भाई रिसर्च पर्पज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हमारा एक लास्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सोडियम आयोडाइड 131। तो देखो इसके बारे में अगर आपको अभी याद हो तो मैंने थायराइड में इसका एग्जांपल बताया था। तो ये मेनली हमारा वो रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस है जो हमारे मेलिग्नेंट थायराइड यानी कि मेनली थायराइड वाली प्रॉब्लम में ठीक करने में हमारी हेल्प करता है। अब ये मेनली क्या करता है, हमारे जो थायराइड के टिश्यू वगैरह हैं उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो टिश्यू ने एब्जॉर्ब कर लिया उनको ये डैमेज कर देता है, जिससे जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो हमारी लगभग ठीक होने लगती है। इसके बाद ये मेनली क्या करेगा, जो सोडियम आयोडाइड है वो अप्रॉक्स 90% बीटा रेडिएशन को एमिट करता है, और 10% ये गामा रेडिएशन को एमिट करता है। तो बीटा वाली आपको मैंने बताई दी थी स्टार्टिंग में, इसीलिए आपको बीटा, गामा और अल्फा के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना होता था। अब ये कैसे करता है, मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो जो आयोडाइड है वो हमारा एंटर करेगा थायराइड इसमें, और किसके थ्रू करेगा, या तो सोडियम थायराइड के रूप, आयोडाइड के रूप में, या इनके सिम्पोर्टर होते हैं, और करके वहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है और वहाँ पे रेडिएशन को एमिट करता है। और जब रेडिएशन को एमिट करेगा, बीटा वाली रेडिएशन हमारी जो थायराइड के टिश्यू है उनको डैमेज कर देते हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये हमारे कलरलेस सॉल्यूशन होते हैं, और इनका पीएच हमारा 7 से 10 के बीच होता है। इनकी हाफ लाइफ हमारी लगभग 8.4 डेज के करीब होती है, और ये बीटा और गामा रेडिएशन को एमिट करते हैं। यूजेस के बारे में बात करें तो ये हमारा हाइपर थायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, और सम केसेस ऑफ थायरॉयड मैलिग्नेंसी में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये थोड़े कैंसर के चांस होते हैं इसमें मतलब इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा फंडा इस पूरे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में समझ आ गया होगा। पूरा चैप्टर था, थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो गई, लेकिन सारा कुछ आपको मैंने यहाँ बता दिया, और इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। एक मेजरमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है, ये दो नंबर में आ जाते हैं, और प्रॉपर्टीज आती हैं अल्फा बीटा गामा रेस की जो लॉन्ग में आती हैं, और लास्ट में हमारा प्रिकॉशन हैंडलिंग वाला ये पूरा क्वेश्चन आता है, स्टोरेज कंडीशन, हैंडलिंग, ये सारे क्वेश्चन आ जाता है। तो अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। बाकी अगर आपको समझ आ गया हो तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की डेफिनेशन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत दिन नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, और इस वीडियो को फीडबैक जरूर दें, और इस वीडियो को लाइक करो, 1000 का दें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।